हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे इराक 1979 के बाद से। इराक में देखो पावर में 1979 में आए सद्दाम हुसैन 1979 में पावर में आए और बहुत लंबे टाइम तक इराक के ऊपर रूल कराया 2003 तक। ठीक है, 1958 के टाइम पे मोनार्की भी अबॉलिश हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं था। मेन जो चेंजेस हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सद्दाम हुसैन के बाद इराक में क्या क्या हुआ है। सद्दाम हुसैन पावर में आते हैं और दो मिलिट्री एडवेंचर होते हैं डिजास्टरस सद्दाम हुसैन के। पहला जो मिलिट्री एडवेंचर था वो था ईरान इराक वॉर 1980 से 88 तक जो होती है, ठीक है। और दूसरा है पर्शियन गल्फ वॉर, जिसे कुवैत वॉर भी बोलते हैं, जो कि 1990 से 91 के बीच में होती है। अब हमें ये समझना है कि ये ईरान इराक वॉर होती क्यों है। तो पहले ईरान इराक वॉर को एक ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ईरान जो है 1979 में, हमारा पहले एक वीडियो आया था ईरानियन रेवोल्यूशन के ऊपर, ईरान की हिस्ट्री हमने डिस्कस करी थी। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, तो कुछ चीजें उससे जुड़ी हुई भी हैं, क्योंकि ईरान में 1979 में रिवोल्यूशन होता है। उससे पहले 1979 से पहले ईरान में वेस्टर्न टाइप गवर्नमेंट थी, मतलब मॉडर्नाइजेशन था, वेस्टर्न टाइप गवर्नमेंट थी, विमेंस राइट ज्यादा थे। लेकिन 1979 में ईरान जो है इस्लामिक कंट्री बन जाता है, शिया इस्लामिक कंट्री। ठीक है, ईरान में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो शियाज हैं। और इराक की भी बात करें तो यहां भी मेजॉरिटी 60% शियाज हैं मेजॉरिटी में, और ईरान में 90% प्लस शिया पॉपुलेशन है। ठीक है, तो 1979 में ईरान में रिवोल्यूशन होता है। 1979 के बाद वो इस्लामिक कंट्री बन जाता है। ठीक है, अब ईरान क्योंकि इस्लामिक कंट्री बनता है, रिवोल्यूशन होता है, तख्ता पलट होता है, खून खराबा होता है, जो रूलर्स थे उनको हटा दिया जाता है। मोहम्मद रेजा खान उस समय वहाँ के जो थे प्रेसिडेंट किंग हुआ करते थे, वो अमेरिका जाते हैं इलाज के लिए, तब तख्ता पलट होता है। आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमानी वो एक सुप्रीम लीडर बन जाते हैं ईरान के, और इस्लामिक कंट्री बन जाता है। अब सद्दाम हुसैन को ये डर था कि ईरान में रिवोल्यूशन वाइज इस्लामिक कंट्री वो बना है, तो कहीं वो आग हमारी कंट्री में ना फैल जाए, कहीं हमारे यहाँ भी रिवोल्यूशन हो, क्योंकि बहुत सारी आवाजें थी जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ उठ रही थी, और आंदोलन भी चल रहे थे इराक में थोड़े बहुत। ठीक है, तो उन्हें ये डर था कि ईरान में ऐसा हुआ है तो कहीं हमारी कंट्री में ऐसा ना हो जाए। तो एक तो डर सद्दाम हुसैन को ये था। दूसरा, ये जो ईरान में रिवोल्यूशन होता है उससे पहले वेस्टर्न टाइप गवर्नमेंट, मतलब उस समय यूएस यूके, इनका इंटरफेरेंस ईरान में होता था। वेस्टर्न टाइप गवर्नमेंट मतलब इनका सपोर्ट था ईरान में, इनके सपोर्ट से मोहम्मद रेजा खान ईरान को चला रहे थे। अब वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ से ईरान निकल चुका था। ठीक है, तो ईरान अब इस्लामिक कंट्री बन चुका था, तो वेस्टर्न कंट्री के कंट्रोल से निकल चुके थे। तो अब ये वेस्टर्न कंट्री ईरान से बदला लेने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसे कैसे ईरान हमारे हाथ से निकल सकता है। तो ये वेस्टर्न कंट्री ना इराक को यूज करेंगे कि जिसके कंधे पे रख कर बंदूक चला सके ईरान के ऊपर। ठीक है, जिसको भड़का सके कि भाई ईरान के ऊपर अटैक करो, ईरान कैसे हमारे हाथ से निकल गया। तो इन लोगों ने एक तो इराक को सपोर्ट करा, यूएस यूके ने, क्योंकि इनके हाथ से ईरान 1979 में निकला। इन्होंने वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करे, फाइनेंशियल हेल्प करी इराक को कि भाई ईरान के ऊपर अटैक करो। और सद्दाम हुसैन को यह भी लगा कि भाई सबसे पावरफुल मिलिट्री तो हमारे पास है इस पर्टिकुलर रीजन में, और ईरान में क्योंकि अभी अभी रिवोल्यूशन हुआ है, वो कमजोर है, वीक है, हम अटैक करेंगे और अटैक करते साथ तो ईरान ने ढेर हो जाना है, हार जाना है, क्योंकि अभी अभी रिवोल्यूशन हुआ है, वो तैयार ही नहीं होंगे बिल्कुल भी। और अमेरिका का, यूके, यूएस, वेस्टर्न कंट्री का पूरा सपोर्ट है, इराक को हथियार भी मिल रहे हैं, तो आसानी से ईरान हार जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ईरान नहीं हारा, लड़ाई चलती रही 8 साल तक, कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, इराकी फोर्सेस जो हैं ईरान के साथ लड़ती रही और फाइनली 8 साल में यूनाइटेड नेशन के इंटरफेरेंस से एक पीस ट्रीटी उनके बीच में साइन हो जाती है और लड़ाई खत्म होती है। मतलब आउटकम इसका कुछ नहीं निकलता 1988 में। ठीक है, तो ये एक ईरान इराक वॉर की हिस्ट्री थी, और ऐसा माना जाता है कि इराक ने केमिकल वेपन्स यूज करे थे ईरान के अगेंस्ट। इराक ने केमिकल वेपन यूज करे थे ईरान के अगेंस्ट, जो कि ऐसा कहा जाता है कि केमिकल वेपन तो पूरी तरीके से बैन है, तो वो गलत था जो इराक ने ईरान के अगेंस्ट केमिकल वेपन यूज करे थे।
तो ये तो था ईरान इराक वॉर की हिस्ट्री, जहां पर इराक को सपोर्ट कर रहे थे यूएस यूके, वेपन्स वगैरह वो सब प्रोवाइड कर रहे थे ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसा कुछ होगा तो ईरान के सपोर्ट में कौन आएगा? ईरान के सपोर्ट में आएगा यूएसएसआर। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह करते रहा करो, कमेंट करते रहा करो, कोई भी डाउट है आप लाइक करते रहोगे तो एक मोटिवेशन मिलता रहेगा हमें, हम आपके लिए और भी वीडियोस बना के लेकर आएंगे, ठीक है। हाँ, तो एक तो ये रीजन था जिस वजह से इराक ने ईरान के ऊपर अटैक करा था और आउटकम कुछ निकला नहीं, तो पीस ट्रीटी साइन हुई, यूनाइटेड नेशन ने ब्रोकर करी थी वो ट्रीटी और ये वॉर खत्म हो गया। अब दूसरा, अब 1988 में क्योंकि वॉर होता है, रिजल्ट तो कोई भी नहीं जीता, ना ईरान ना इराक, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं कंट्री के वो सारे के सारे वॉर में खर्च हो जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली वॉर ने दोनों कंट्रीज को वीक बना दिया था और इराक को तो बहुत ज्यादा वीक बना दिया था, क्योंकि इराक को तो पूरा यकीन था कि वो हरा देंगे ईरान को इजीली, लेकिन वो हरा नहीं पाए। किसी टेरिटरी के ऊपर अटैक करना, वहां जाके लड़ना, ज्यादा फाइनेंसेस खर्च होते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि इराक फाइनेंशियली वीक हो चुका था तो उसे लगा अब क्या करें, तो इराक को यह लगा कि कुवैत एक कंट्री है पर्शियन गल्फ में, इराक के ही बगल में कुवैत, जिसे हम पर्शियन गल्फ वॉर भी बोलते हैं, पर्शियन गल्फ वॉर, या हम कुवैत वॉर भी बोलते हैं, या गल्फ वॉर भी बोलते हैं। और ये कब से कब होती है? 1990 से 91, ठीक है। तो अब इराक ने क्या करा? कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया। अब उसके पीछे रीजन क्या था कि इराक ने कुवैत के ऊपर क्यों अटैक करा? पहला, इराक को यह लगता था कि क्योंकि फाइनेंसेस तो थे नहीं इराक के पास, बैंकरप्ट हो चुके थे वॉर की वजह से 8 साल, इन्हें लगा कुवैत के पास बहुत पैसा है, क्योंकि कुवैत पैसे वाली कंट्री तो थी, उसके पास तेल के कुएं भी थे, तो ऑयल बेच के अच्छा पैसा कमा रहे थे, ठीक है। तो पैसे वाली कंट्री थी, तो इराक को लगा इसको जीत जाएंगे तो हमारे फाइनेंसेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक तो रीजन ये था। दूसरा, इराक का कहना था कि कुवैत ना हिस्ट्री में जाएं तो कुवैत इराक का ही पार्ट रहा है, हिस्ट्री में जाएं तो कुवैत इराक का ही पार्ट रहा है, इसलिए भाई हम तो कुवैत को मर्ज करेंगे। तीसरा रीजन ये था कि सद्दाम हुसैन को लगता था सबसे स्ट्रांग आर्मी है उसके पास इस पर्टिकुलर एरिया में, कुवैत को तो हम इजीली हरा देंगे, ये भी लगता था। उसके अलावा चौथा रीजन अगर हम बोलें, इराक को यह लगता था कि कुवैत के ऊपर अटैक करेंगे तो यूएस यूके कोई भी हमारे अगेंस्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई ईरान इराक वॉर में तो यूएस यूके हमारे साथ ही था, हथियार भी उन्हीं के हथियारों से हम कुवैत के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका या यूके उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो वो कुवैत के ऊपर अटैक कर लेता 1990 में इराक। अब कुवैत के ऊपर जैसे ही अटैक करता है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस कुवैत में उस समय काम करते थे, नौकरी करते थे। जैसे ही सद्दाम हुसैन कुवैत के ऊपर अटैक करता है, सारे इंडियंस फंस जाते हैं कुवैत में। अब उन इंडियंस को इंडिया आना था, तो वो कैसे आएंगे? तो उन इंडियंस को इंडिया आने के लिए फ्लाइट वगैरह कुछ सारी बंद हो गई थी, क्योंकि वॉर जोन हो गया था डिक्लेयर। तो इसके ऊपर मूवी बनी है एयरलिफ्ट अक्षय कुमार की, जिसमें अक्षय कुमार बिजनेसमैन होते हैं जो कुवैत में वहां पर बिजनेस कर रहे होते हैं। सारे इंडियंस को किसी तरीके से न्यू दिल्ली फोन करके या कुछ भी जुगाड़ करके मूवी में दिखाया हुआ है, फिर किसी तरीके से सबको इंडिया लेकर आते हैं, अपना पैसा वैसा सब खर्च करते हैं, उनका बिजनेस तो वहां बर्बाद हो ही जाता है कुवैत में। तो ये उसी टाइम की बात है, कुवैत वॉर की, ठीक है। तो जैसे ही इराक कुवैत के ऊपर अटैक करता है, 4 दिन के अंदर ही कुवैत को उम्मीद नहीं थी, ये इराक को उम्मीद नहीं थी कि यूएस जो है उसके अगेंस्ट होगा। 4 दिन के अंदर ही यूएस क्या करता है, यूएस अपने फाइटर वगैरह भेज देता है, बॉम्ब गिराना स्टार्ट करता है बगदाद में इराक के ऊपर, और 4 दिन के अंदर ही इराक ये वॉर हार जाता है। उसने कुवैत के ऊपर अटैक करके ये गलती करी, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन गलत था, या उम्मीद थी उसे कि यूएस यूके तो उसके अगेंस्ट नहीं होंगे, लेकिन वो उसके अगेंस्ट हो गए, ठीक है। और इराक ये कुवैत वॉर भी हार जाता है। अब इसके बाद क्या, सद्दाम हुसैन का क्या करें? तो तब ये फील होता है, हमने ये देखा कि अब सद्दाम हुसैन तो हार गया ना 1991, उस समय ये फील होता है अमेरिका को कि इस समय ना इस रीजन के लिए सबसे बेस्ट सूटेड ना सद्दाम हुसैन भी ही हैं, तो इनको हटाते नहीं है, क्योंकि कोई और वीक लीडर होगा तो फिर उसको हटा देंगे, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी रीजन में। तो फिर उन्होंने सद्दाम हुसैन को ही पावर में रखा कि 2003 तक, ठीक है तुम 2003 तक तुम ही रहो पावर में, लेकिन जैसा हम बोलेंगे उस हिसाब से चलना पड़ेगा,
क्योंकि इराक में भी क्रूड ऑयल बहुत सारे हैं, तेल के कुएं, तो अमेरिका उसको कंट्रोल भी करना चाहता था। उन्हें लगा कि अब सद्दाम हुसैन को तो हरा ही दिया है, तो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को हम मैनेज कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को मैनेज करने से होगा क्या, अमेरिका क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करेगा तो इन्फ्लेशन भी अमेरिका में कंट्रोल होगा। ठीक है, तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में घुसता ही इसलिए, इंटरफेयर इसलिए करता है कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को मैनेज कर सके ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े, क्रूड ऑयल के रेट नीचे नीचे रहें, इसलिए अमेरिका वहां पर घुसता है। ठीक है, तो इसलिए सद्दाम हुसैन लगातार 2003 तक पावर में रहे, लेकिन आगे चल के कुछ सालों के बाद सद्दाम हुसैन ने अमेरिका को थोड़ा कॉपरेट करना कम कर दिया था। ये बात अमेरिका को खटकने लगी और उन्होंने 2003 में इराक के ऊपर अटैक करा। ठीक है, अटैक ऑन इराक इन 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर फाइटर्स वगैरह भेजे और अटैक कर दिया। उनका कहना था, दो रीजन बताया अमेरिका ने, कि पहला कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के पास, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब ऐसे वेपन बना रहा है जिससे हजारों लाखों लोगों की जान चली जाए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। दूसरा, अमेरिका ने बोला अलकायदा के साथ लिंक है इराक के। अलकायदा जो कि इन्वॉल्व था 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन टकरा दिए थे, लगभग 2999 लोगों की डेथ हुई थी। तो सबसे बड़ा टेरर अटैक था अमेरिका में हुआ, जो डायरेक्ट अमेरिका को उम्मीद भी नहीं थी कि कोई टेरर अटैक उसके यहाँ होगा। ठीक है, तो अमेरिका का कहना था कि अलकायदा के साथ लिंक है इराक के। ठीक है, इसलिए हम इराक के ऊपर अटैक कर रहे हैं और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन अब इसमें क्या चीज है, इसमें रियल रीजन ये था अमेरिका का कि इराक के क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, क्योंकि सद्दाम हुसैन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मेन रीजन ये माना गया हालांकि, क्योंकि बाद में कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले इराक के लिंक ना तो अलकायदा से और ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कुछ भी ऐसे फिजिकल एविडेंस वहां पर नहीं मिले। ठीक है, तो ये हुआ था और इराक के ऊपर अटैक करने के बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कैप्चर करा और 2006 में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्जेस में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, उन्हें फांसी चढ़ा दी गई। ठीक है, तो ये एक इराक की हिस्ट्री थी और अमेरिकन फोर्सेस 2011 तक इराक में रहती हैं कि वहां पर हम डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेंगे। डेमोक्रेसी सद्दाम हुसैन के जाने के बाद तो अमेरिकन फोर्सेस 2011 तक वहां पर रहती हैं, उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस वापस आ जाती हैं। और उसके बाद से अगर हम देखें तो इराक में एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, क्योंकि एक पावरफुल, सद्दाम हुसैन कैसा भी था, एक पावरफुल नेता था, एक स्टेबिलिटी थी रीजन में, चाहे उसके मिस एडवेंचर रहे हों। ठीक है, लेकिन एक पावरफुल नेता था। उसके बाद थोड़े वीक लीडरशिप आई या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही। अमेरिका क्योंकि डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश तो नहीं कर पाया। ठीक है, और इसीलिए इराक की बात करें, सीरिया की बात करें, तो वहां पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS जो हम जानते हैं, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, वो वहां पर ग्रो कर गया है। एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर वो पूरा उनका कंट्रोल है, तो वो भी कई बार न्यूज में रहता है। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करने की कोशिश करी कि इराक की हिस्ट्री और ये जो दो मिस एडवेंचर हैं सद्दाम हुसैन के, ठीक है, वो भी हमने थोड़ा डिस्कस करा। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।